हमारे पास लगभग 50 के आसपास गोवंश हैं। इनके गोबर गौमूत्र से हम यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं। बहुत कम उसको बाहर से खरीदना पड़ेगा, तो गाय को कोई बहुत ज्यादा वीआईपी की जरूरत नहीं है। और ये देखिए, इसमें ये सारे टीन भी हमने सेकंड हैंड खरीदी थी। खेती का जो वेस्ट होता है वो इसके नीचे लगाया है, तो इसमें तो लगभग 7 से 8 डिग्री बाहर से अंदर जाते ही टेम्परेचर कम रहेगा। थारपारकर, साहिवाल, ये नस्लें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही हैं। देखिए, जैसे ये पहली गाय खड़ी हुई है, ये हमारा जो थारपारकर ब्रीडिंग सेंटर सूरतगढ़ में है। आप साइड पे ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, आप गोवंश कम से कम ले, शुरू में 1 से 2 गायें पाले, लेकिन कोई ये सोचे कि आज ही हम इन्वेस्ट करके कल को हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। एक एक गाय आज के समय में जो अच्छी ब्रीडिंग की गाय हैं वो 5 लाख से लेकर 10-10 लाख तक भी उनकी कीमत है। गौ राष्ट्र यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। ऋषिकेश से हम संतों का आशीर्वाद लेकर अपने बड़े भैया भरत सिंह राजपुरोहित जी, जो डेयरी एग्री कंसल्टेंट का संचालन करते हैं, उनके साथ में आगे बढ़ चुके हैं और ये यात्रा ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर आ चुकी है। जब हरिद्वार पहुंचे तो यहां पर हमें एक डॉक्टर साहब मिले। डॉक्टर साहब अपने समाज के लोगों का इलाज करने के साथ साथ उनको एक अच्छे संस्कार देने का काम कर रहे हैं। यहां पर आज हम मौजूद हैं इनकी गौशाला कह लीजिए, इनकी डेयरी फार्म कह लीजिए। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उत्तम चौहान, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और ये एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसको लेकर आने वाली जो हमारी मनुष्य की नस्ल है उसको सुधारने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ा प्रश्न लोगों के सामने अक्सर ये होता है, लोग कहते हैं कि खेती किसानी करना घाटे का सौदा है, डेयरी फार्मिंग में कुछ रखा नहीं है देसी गायों में, लेकिन आप अपने इस प्रोफेशन के साथ में कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं और एक्स्ट्रा काम भी ऐसा जो आप एक तरीके से देखा जाए प्रॉपर मैनेज तरीके से कर रहे हैं। तो कैसे संभव हो पाया और कैसे इस पूरे फार्म को मैनेज कर रहे हैं? लगभग कितने गौवंश है आपके पास? हमारे पास लगभग 50 के आसपास गौवंश हैं और इन्हीं के गोबर गौमूत्र से हम यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं। और अगर किसान खेती के साथ साथ अपनी बाउंड्री पे पेड़ भी लगाए तो उसकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। अपने खाने पीने की जो जरूरत की चीजें होती हैं, जैसे उसको गेहूं, चावल, दालें, अगर वो अपने उस पे ऑर्गेनिक खेती से पैदा करे, अपने जरूरतों को खुद ही पूरा करे, तो उसका दवाइयों का खर्चा भी बच जाएगा, उसका सब चीज़ों का खर्चा बच जाएगा, उसे बाहर से कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ेंगी, बहुत कम उसको बाहर से खरीदना पड़ेगा, तो उसका ये भी बेनिफिट ही होता है। जी, अगर बात करें आपके इस फार्म की, जैसे हम एंट्री करते हैं आपके फार्म पर, तो कुछ दिखाइए कि आपने कैसे कम खर्चे में इस पूरे फार्म को बनाया। क्योंकि हम देखते हैं दिल्ली एनसीआर के आसपास जो स्टोरी कवर करने जाते हैं, देश के किसी भी कोने में जाते हैं, लोग कहते हैं भैया देसी गायों को पालना बड़ा मुश्किल है, लेबर मुश्किल से मिलती है, प्लस ये जो पूरा जो मैनेजमेंट होता है उसमें बहुत लाखों करोड़ रुपए खर्च आता है। तो आपने कैसे सब चीजों को मैनेज किया है? और एक और चीज जानना चाहूंगा, क्या इंसान बड़े बड़े शेडों पे खर्च करे या अपने गौवंश पे खर्च करे? जैसे हम देख रहे हैं कि आपके पास बहुत सुंदर सुंदर धरोहर यहां पर आपने सजो कर रखी है। देखिए, उसके लिए आप उसकी साइड पे गाय को कोई बहुत ज्यादा वीआईपी की जरूरत नहीं है। जो हमारी देसी गाय हैं, आप देख लीजिए, अभी 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, वो आराम से बैठ के अपने जुगाली कर रहे हैं, यानी वो कंफर्टेबल है, इतने टेम्परेचर में भी वो कंफर्टेबल है। आप देसी गाय पालिए, आप बाहर की ब्रीड अगर कोई पालेंगे जी तो उनको मैनेज करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी। बहुत बड़े बड़े फैन फैन लगाने पड़ेंगे, एसी तक भी लगाने पड़ जाएंगे, फिर भी वो मेंटेन नहीं हो पाएंगी। तो आप अपनी देसी ब्रीड को पालिए, ये आपको जीरो मेंटेनेंस पे पल जाती हैं और इनको बहुत ज्यादा वीआईपी उसकी लग्जरी की जरूरत नहीं है, फैन तक की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, है ना। तो आप कोई भी इनके साइड आप सेकंड हैंड, जैसे हमने सारा इतना बड़ा सेकंड हैंड सब देखिए, है ना, सारा ये कबाड़ी से मटेरियल लेके उसी पे सारा खड़ा कर लिया। थोड़ा सुंदरता में कम रहेगा, हाँ। लेकिन गायों के लिए वो इनफ है, उन्हें बहुत सुंदरता की जरूरत नहीं है। और आप इनके गाने पे, खाने पे, इनकी नस्ल पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और भारतीय तो वैसे ही कबाड़ से जुगाड़ के लिए फेमस है और देसी जुगाड़ हम करते थे। आप शेड देखिए ना, मैनेजमेंट जैसे कि हम आपको बताते हैं कि आप कम पैसे में, तो आप दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी, शेड पे कोई भी पैसा खर्च नहीं किया। पैसा खर्च किया है तो उसको मैनेज करने में, यानी कि जो हम बोलते हैं कि अपनी रिसोर्सेज का सही सदुपयोग करना। तो आप देखेंगे पुराना टीन शेड जैसे बताया, उसका प्रॉपर प्रयोग किया गया अच्छी तरीके से। यहाँ पर पूरा चारे की व्यवस्था है और जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी और आप आगे देख पाएंगे कि जो नेट हाउस, पॉली हाउस जो हम खेती के लिए उसका प्रयोग करते हैं, तो डॉक्टर साहब आपने उसमें भी गायों को क्यों बांधा? उसके अंदर गायों को क्यों रखने का आपने मन बनाया? देखिए, उसके अंदर पार्शियल धूप अंदर आती है जी। उससे क्या होता है कि जो अंदर की काऊ के साइड के जो बैक्टीरिया हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और गायें उसमें मेंटेन कर लेती है। उसमें उसकी में हमने पॉली हाउस की जो पॉलीथीन है उसके नीचे पार्शियल साइड बनाया है। अच्छा। उससे वो अच्छे से मैनेज हो जाता है। और ये देखिए, इसमें ये सारे टीन भी हमने सेकंड हैंड खरीदी थी। ये पुरानी 250 रुपए में एक साइड मिल गई थी और वैसे ये 1100-1200 रुपए की मिलती है।
तो लगभग 20% के खर्चे में ही ये सारा कवर हो गया। और इसके नीचे हमने जो हमारा खेती का जो वेस्ट होता है वो इसके नीचे लगाया है, तो इसमें तो लगभग 7 से 8 डिग्री बाहर से अंदर जाते ही टेम्परेचर कम रहेगा। डॉक्टर साहब, ये मैनेजमेंट की कला आपके पास कहाँ से आई? आप लोगों को रोग मुक्त करते हैं, तो लोगों का इलाज करते हैं, तो ये मैनेज आपने सीखा, यूट्यूब से सीखा या? ये तो प्रकृति सब कुछ सिखा देती है जी। आप एक खुले में एक पेड़ के नीचे बैठिए, हाँ। वहां पे जो आपको टेम्परेचर कम हो जाएगा, आप खुले में 10 एसी चला लीजिए, वो यहाँ का टेम्परेचर 1 भी डिग्री कम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आप एक पेड़ लगा दीजिए, आप आराम से उसके नीचे टाइम अपना निकाल सकते हैं। बहुत सुंदर। और जैसे अगर बात करें, जैसे कि आपने यहाँ गिर रख रखी है, साहिवाल भी है, थारपारकर भी है, तो आप किन नस्लों का चुनाव करना बेहतर समझते हैं और लोगों को क्या कहेंगे कि अपनी क्षेत्रीय नस्ल पर फोकस करें, या फिर आप हर तरीके की नस्ल रख सकते हैं वहाँ की जलवायु के अनुसार? देखिए, वैसे तो देसी गायें कहीं पे भी पूरे हिंदुस्तान में सेट हो जाती है, लेकिन आप अपनी लोकल जो नस्लें हैं उन पे ही, या जो आपके आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे हमारे यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, ये सब ज़्यादा दूर नहीं है, क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हमारे यहाँ पर थारपारकर, साहिवाल, ये नस्लें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही हैं जी। और बाकी आप अपनी सब क्षेत्रीय नस्ल पे अच्छा काम कर सकते हैं। और दिखाइए, जैसे कि यहाँ पर गौवंश जो है ये कहाँ से, इनकी क्या हिस्ट्री, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, जैसे ये पहली गाय खड़ी हुई है, ये हमारा जो थारपारकर ब्रीडिंग सेंटर सूरतगढ़ में है, ये वहाँ पे एक फेमस बुल है 7237, ये उसकी बछड़ी है। और इस नस्ल में सबसे खास बात ये है कि ये इतनी शरीफ है, जिसे कहते हैं ना गऊ जी, वो करैक्टर इसमें है। बहुत सुंदर। गऊ वाकई में गऊ है। गऊ है जी। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, आपके अपने प्रोफेशन के साथ में समय निकालना बड़ा संभव नहीं हो पाता होगा, लेकिन कैसे मैनेज करते हैं? लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि हमें करना है, हमारा करने का मन है, हमारे पास फंड्स भी हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते, और जो लोग कर लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं वो फेल हो जाते हैं। तो आप क्या मान के चलते हैं, लोग क्यों फेल हो जाते हैं? क्या वो एक साथ गाय ले आते हैं, एक साथ बड़े शेड्स पे पैसा खर्च कर देते हैं, या फिर उनको गौवंश अच्छा नहीं मिलता, लोग उनके साथ चीट कर देते हैं? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही रहती है कि आप शेड पे ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं जी। और गौवंश अच्छा मिलता भी नहीं है, और आप उसकी समझ भी सबको नहीं होती। अच्छा। हमें भी जब शुरू में हमने स्टार्ट किया तो हमें भी गौवंश के बारे में समझ नहीं थी, हमारा भी शुरू में काफी नुकसान हुआ। इसलिए आप गोवंश कम से कम ले, शुरू में 1 से 2 गायें पालें, धीरे धीरे ही उनको बढ़ाएं, ताकि आपको पता लगता रहे कि किस में अच्छी क्वालिटी है, कैसी गायें होनी चाहिए। वो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हैं, वो कोई आपको ऐसे अचानक से नहीं सिखा सकता। और ब्रीडिंग की बात करें, जैसे कि इतना गौवंश आपके पास, लगभग अभी कितनी गायें हैं आपके पास? लगभग अभी टोटल गौवंश हमारे पास 50 के आसपास है। 50 के आसपास। तो आप इसका कैसे, गोबर, गौमूत्र और इसके दूध का क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? देखिए, दूध का तो थोड़ा जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो रिलेटिव हैं, वहाँ पे यूज हो जाता है जी। घी की सप्लाई भी 2000 से 3000 रुपए लीटर हो जाती है। अरे वाह, बहुत सुंदर। ठीक है जी। और गोबर गौमूत्र पे अभी हमने आगे प्रोग्राम शुरू किया है, आगे अगले साल तक उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। एक जो मेन प्रश्न है, लोग कहते हैं कि इतना घी बिक रहा है, इतना दूध बिक रहा है, बड़ा लोग पैसा छाप रहे हैं, क्या वाकई में देसी गायों का गौपालन करके आदमी लाखों करोड़ों कमा सकता है, या केवल ये गौ सेवा तक और धार्मिक एंगल तक ही सीमित है? देखिए, ये सब कुछ संभव है, लेकिन कोई ये सोचे कि आज ही हम इन्वेस्ट करके कल को हमारे पैसे डबल हो जाएंगे, गोपालन में इतना मुनाफा, ऐसे नहीं है। ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। आप धीरे 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 गायों की नस्लों पे काम कीजिए, इनकी ब्रीडिंग में सुधार कीजिए, इनका नस्ल सुधार होगा तो धीरे धीरे वो गायें ऐसी क्वालिटी की हो जाएंगी कि पूरे हिंदुस्तान से आपके पास गायों की डिमांड रहेगी। एक एक गाय आज के समय में जो अच्छी ब्रीडिंग की गाय हैं, वो 5 लाख से लेकर 10-10 लाख तक भी उनकी कीमत है। और लोग चाहते हैं कि सस्ती गाय मिल जाए, सस्ती गाय मिल जाएगी तो फिर आगे दूध कहाँ से देगी उसकी जनरेशन। लोगों को ये भी समझना चाहिए, अगर आप गायों में वाकई काम करना चाहते हैं, देसी नस्ल को वाकई आप संरक्षण करना चाहते हैं, तो आपको नस्ल और जो जननी है वो अच्छी लेनी पड़ेगी, ताकि आगे की जनरेशन अच्छी चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने भी कहीं ना कहीं वही किया। फॉडर की बात करें, यहाँ पर आपने फॉडर और घर के खाने के लिए भी सब्जियां उगा रखी हैं? जी, ये हमारे यहाँ पर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं, गायों के गौमूत्र से और गोबर से ही वो केवल इसमें किया जाता है। स्प्रे भी हम गौमूत्र का या फिर नीम के तेल का या फिर जो और यहाँ पे नीम का काढ़ा हो गया, आँख के पत्तों का काढ़ा हो गया, उस सब का ये स्प्रे करके इसमें पेस्टिसाइड का उसका काम करते हैं, सब नेचुरल तरीके से। बहुत चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? इतने वर्षों से आपका अनुभव है, आपके सामने सबसे बड़ी अड़चन क्या आई जब आप इस काम में उतरे? तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं जिसको लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, और जाते जाते संदेश क्या देना चाहेंगे तमाम देश के? चैलेंजेस इसमें और तो ज्यादा ऐसे नहीं, सबसे बड़ा चैलेंजेस लेबर का आता है कि आपको अच्छी गोपालक जो लेबर है वो नहीं मिल पाती। अच्छा।
वो थोड़ा सा एक चैलेंजेस रहता है। जो आपके गोपालक हैं उनको भी आपको सम्मान देना पड़ेगा जी। उनके सभी जरूरतों का आप ध्यान रखेंगे तो वो आपकी गायों का अच्छे से ध्यान रखेंगे। बहुत सुंदर। तो आज थे हमारे साथ उत्तम चौहान जी, और ये हरिद्वार में यहाँ पर पूरी देसी गायों का संचालन कर रहे हैं। गौराश यात्रा आगे चलती जा रही है निरंतर। आपकी भी कोई कहानी है, आपकी भी कोई संदेश है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से, डेयरी एग्री कंसल्टेंट और खबर किसान की चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब ने हमको अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।